नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड स्पेशली, और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मेट्राइसेस और एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने मैट्रिक्स वर्ड, मेरे ख्याल से चैप्टर तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं हम, मैट्रिक्स पहली बार चैप्टर पढ़ा ना, मेरे समय ऐसा कोई नाम इससे पहले नहीं आया। लेकिन क्या मैट्रिक्स से ऐसा कोई वर्ड आपने लाइफ में कभी सुना है क्या? हाँ, सुना होगा। आप स्कूल में भी देखते होंगे, तो स्कूल में कहा जाता, टीचर बोलते हैं कि अच्छा सभी बच्चे मैट्रिक्स में खड़े हो जाओ, है ना, कुछ रो बना लो, कुछ कॉलम बना लो, ऐसे प्रॉपर एक सिस्टमेटिक खड़े हो जाओ। वो मैट्रिक्स में ही तो खड़े होने के लिए बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी में जो परेड वगैरह होती है वो प्रॉपर कितना सिस्टमेटिक होता है, उसमें प्रॉपर रो, आप इधर से भी देखेंगे तो आपको रो दिखेगी, इधर से भी देखेंगे तो कॉलम दिखेंगे। तो वो क्या होता है, एक प्रॉपर एक मैट्रिक्स होता है, और उसी से बना है मैट्राइसेस। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये उठता है कि मैट्रिक्स हम पढ़ क्यों रहे, इसका क्या हमारे लाइफ में यूज है। आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन फ्यूचर आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी पूछा जा सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी। 11th-12th में जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसे क्वेश्चन को मैट्राइसेस से सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, मैट्राइसेस की। और भी कई सारी एप्लीकेशन है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉलेज लेवल पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन इससे रिलेटेड पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को, यानी कि सारे चैप्टर तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को भी पिछले चैप्टर की तरह बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। एक एक डेफिनेशन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ऑपरेशन, सब कुछ जितनी भी चीजें हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। आप टाइम दे दो और कॉन्सेप्ट को समझ लो, नोट्स बनाते चलो, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के उसको नोट करो। ये प्रॉपर प्रोसेस होती है सही तरीके से पढ़ाई करने की। आपने अगर इतना काम कर लिया ना, नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद एक बार उसको बना के देखो, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई भी बुक उठा लो, क्लास 10th मैथ्स की कोई भी, किसी भी राइटर की बुक उठा लो, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इतना तो काम कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम जीरो लेवल से यहां पर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या ऑर्डर रहेगा। बड़ा छोटा सा चैप्टर है ये, बड़ा चैप्टर नहीं है, और सबसे 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर। मैट्रिक्स क्या होता है ये समझेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसको कैसे पढ़ा जाता है, फिर उसका ऑर्डर क्या होता है ये समझेंगे, फिर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है ये बात देखेंगे हम, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं। बिल्कुल इजी है। ये वाले 3 पॉइंट तो आप अभी देखेंगे कि पहली स्लाइड में ही कवर हो जाएंगे। मतलब ये मत समझना अच्छा सर इतनी सारी चीजें पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल इजी है भैया। छोटी छोटी चीजें है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नाम ही बड़ा क्लियर है, ट्रांसपोज, किसी न किसी का तो ट्रांसपोज किया जाएगा। चलिए ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, कुछ न कुछ इक्वल की बात की जाएगी, एक मैट्रिक्स इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स, बस उसी से हम रिलेटेड यहां पर पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 2 मैट्रिक्स है या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स है, उसको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये बातें देखेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक है। एडिटिव आइडेंटिटी जो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही की वही आइडेंटिटी है, बस वो मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगी। एडिटिव इनवर्स सेम है। सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशंस, मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन रहेगी, नॉर्मल इक्वेशन, मतलब ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, नहीं, नॉर्मल सी इक्वेशन रहेगी। ट्रांसपोज करना रहेगा इधर उधर, और उसकी एक्स की वैल्यू या कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी।
बिल्कुल सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस पर तो मैं भैया स्टार लगा देता हूं, जितने स्टार लगाओगे कम है। मतलब शायद ही कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आना ही आना तय है इसका क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, हाँ कौन सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसकी बात कर रहा था मैं। इसकी तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो दो मैट्रिक्स, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये तो स्केलर वाली बात हो रही है, यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाली बातें हमें समझना, बड़ा छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते, हम आगे बढ़ते। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मेरे ख्याल से इतनी तो वो बात समझ में आ गई है कि मैट्रिक्स का मतलब ये है, जैसे आप ये सोचिए कि जैसे मान लिया जाए कोई किसान है, ठीक है ना, कोई किसान है, वो क्या करता है, फसल अपने खेत पे फसल लगाता है या बोता है, बुआई करता है, जो भी बोल सकते हैं आप। तो आपने कभी देखा है क्या, जो फसल होती है वो एक प्रॉपर मैट्रिक्स में बनी होती है। आप इधर से देखेंगे तो बिल्कुल एक लाइन से दिखेंगे, मतलब ऐसे में देखेंगे तो पूरे पेड़ जो है वो एक लाइन से दिखेंगे। आप थोड़ा सा साइड से होके देखना, आपने अमरूद वगैरह का बगीचा देखा है, वो देखना, ऐसे कोई बगीचे देखना। मिर्ची, जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची की खेती देखी है आपने। जो गोभी होती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसकी खेती देखी है आपने। उसमें क्या होता है, आप ऐसे में देखोगे तो पूरी बिल्कुल एकदम प्रॉपर लाइन दिखेगी आपको। आप ऐसे में देखेंगे तो भी उसमें प्रॉपर लाइन दिखेगी, बिल्कुल लाइन दिखेगी। और ऐसे तिरछे में भी देखेंगे ना, डायगोनली, तो उसमें भी प्रॉपर आपको लाइन दिखेगी। तो ये मैट्रिक्स ही तो है। तो एक एप्लीकेशन तो आपको यही पर मिल गई है कि हाँ, मैट्रिक्स में अगर प्रॉपर वो किया जाए तो अपना अच्छा, मतलब एक प्रॉपर हो जाता है। अच्छा, उसका फायदा क्या है, हर पेड़ को बराबर स्पेस मिलेगा। आप जब जैसे मान लीजिए अमरूद का बगीचा है तो उसको तोड़ने में आसानी होगी, जो फल लगेंगे, अमरूद लगेंगे, उसको तोड़ने में आसानी होगी। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, उसका मेंटेनेंस इजी हो जाएगा मतलब। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि भाई कुछ आपके पास में एलिमेंट्स हैं, जैसे A11, A12, A13, सर ये क्या लिख रहे हैं आप, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये लिख क्या रहा हूं मैं, अरे आम का बगीचा बना रहा हूं मैं। ऐसे में भी देखूंगा तो 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में भी देखूंगा तो 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में भी देखूंगा तो 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में देखूंगा तो 3 पेड़ 3 पेड़ 3 पेड़। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा मतलब जैसे यहाँ पर 41, 42, 43 है ना, ऐसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। डेज 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 ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये M1, ये अभी समझाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। ये M2, डेज 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 है, ये M3, और ऐसे ही इधर चलते जाएगा। ये 1N, ये N, ये 3N, ये 4N, और इसी टाइप से चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा। तो ये MN, ये लिख क्या दिया, मैट्रिक्स को बड़ा इजी इजी बोलते जा रहे थे और एक बड़ी सी चीज लिख दी यहाँ पर। बस इतनी सी बात को अगर आपने समझ लिया तो काम हो गया। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल है क्या, हाँ है ना रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो रेक्टेंगल की फीलिंग ले आता हूं मैं। ये क्या है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को क्या करता हूं मैं, यहां से हटा देता हूं, ऐसा यहां से हटा दिया तो ये मैट्रिक्स का सिंबल बन जाता है। और ये जो सबके सब लिखे हुए हैं ना, इसको इस सिंबल के बीच में रखा जाता है, लिखा जाता है। आया क्या समझ में, ऐसा लिखा जाता है इसको। तो ये एक प्रॉपर मैट्रिक्स बन गया। अब प्रॉपर मैट्रिक्स बना तो इसमें हो क्या रहा है ये देखो आप। पहले मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है, ये फर्स्ट रो है,
ये क्या है, सेकेंड रो है, ये क्या थर्ड रो है, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो। तो फिर यार डैश डैश क्यों लगाया? मतलब इस रो में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई, 10 20 50 60 70 कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने डैश 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 ये लगाया। देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, ये क्या है, सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये क्या है, फोर्थ रो है, और ऐसे ही ये क्या है, mth रो है, ये क्या है, mth रो है। समझ में आया? ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है C1, ये क्या है, सेकेंड कॉलम है C2, ये क्या है, थर्ड कॉलम है C3, और ये क्या है, nth कॉलम है, nth कॉलम है। ऐसा इसकी एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। जितने एलिमेंट्स इसमें है उतने ही एलिमेंट्स इसमें भी रहेंगे, उतने एलिमेंट्स इसमें, उतने एलिमेंट्स इतने, उतने एलिमेंट्स इसमें। हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। और उसी प्रकार हर कॉलम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि रो में 5 एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो और कॉलम में इक्वल जरूरी नहीं है, लेकिन सारी रो में इक्वल एलिमेंट्स जरूरी है, हर कॉलम में इक्वल एलिमेंट्स जरूरी है। नहीं आई क्या बात समझ में? अरे जितनी भी रो रहेगी इसमें 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 सब में इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए। जितने भी कॉलम रहेंगे उतने उसमें भी सारे एलिमेंट्स इक्वल रहना चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, 3 5 4 2 1 7। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल नंबर से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखना इस रो में कितने एलिमेंट्स है, 3, इसमें कितने हैं, 3, हाँ, इस कॉलम में कितने हैं, 2, तो सारे कॉलम में 2 2 होना चाहिए, है क्या? हाँ है। तो ये मैट्रिक्स है। अगर मैं, अब मैट्रिक्स नहीं है ये, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है और सेकंड रो में 2 ही एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, रो में और कॉलम में, सारी रो में इक्वल होना चाहिए, सारे कॉलम में इक्वल होना चाहिए। ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि जितने रो में उतने ही कॉलम में वो भी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जरा गौर से देखो, आप इसको, जो फर्स्ट रो है ना उसमें पहले जगह पर क्या लिखा है, 1 1 1 लिखा है, लिखा है क्या? हाँ, सब में 1 1 1 1 लिखा है। सेकेंड रो में सब में यहां पर क्या लिखा है, 2 2 लिखा है। इसका मतलब ये सेकेंड रो को इंडिकेट करता है। थर्ड रो में यहां पर 3 3 3 3 3 लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड रो को इंडिकेट करता है। फोर्थ रो में, मतलब जो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है ना, जो नंबर्स लिखे ना यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइम लिखे ना, उनको क्या बोला जाता है, रो को इंडिकेट करता है। और जो बाद में लिखा है ना, देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 लिखा है सब में, तो ये फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करता है। जो बाद में लिखा है, वंस प्लेस बोल दो आप इसका, तो ये 2 2 है, तो सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये कौन सा है, nth कॉलम है। हाँ बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक, m तक, m रो है। तो मैं m लिख देता हूं यहां पर, और इनटू कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, ऐसा कहाँ तक है, n तक है। तो n, ये जो होगा ना, ये जो होगा ना, ये कहलाता है इसका आर्डर। ये क्या होता है, इसका आर्डर, जिसमें m जो इंडिकेट करता है ना, नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ रो को। और जो n है ना, इसको ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। ये नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है फर्स्ट नंबर, और ये नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है? इसके अंदर जितने भी चीजें लिखी है ना, ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं या इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। रियल नंबर ही मान के चलो आप, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमें मालूम ही नहीं है, वो 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर जो है ना, वो सारे क्या हो सकते हैं, रियल नंबर ही होंगे। और रियल नंबर का मतलब ये है कि फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भाई, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो रहेंगे ना, वो सारे क्या रहेंगे, रियल नंबर ही रहेंगे। और इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको क्या बोला जाता है, तो इनको सबको बोला जाता है एलिमेंट्स। बस
कितनी सारी चीज़ें वो बता दी यार मैंने इसमें, है मतलब बहुत कुछ बता दिया ना, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर कवर हो चुकी है। आई बात समझ में? तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। क्या क्या बातें पता चली, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, 2, -1, 2/3, 7 और 5.9 एक मैट्रिक्स है ये। चलो यार 12 लिख देता हूँ। ऐसा याद रखना कि ये जो है ना, इसके बीच में कामा नहीं लगाया जाता, बस दूर दूर लिख दिया जाता है। क्या इस रो में 3 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है? हाँ है। क्या हर कॉलम में इक्वल एलिमेंट्स है? हाँ है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, 2। पहले किसको काउंट करोगे? रो को, और फिर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, फिर 1, 2, 3। ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। बस अगर 3/2 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, उल्टा गलत। पहले रो को ही लिखा जाएगा, फिर कॉलम को लिखा जाएगा। ये इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए अब हमें जरूरत है किसकी? मैट्रिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। बड़ा सिंपल सा काम। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरे रेक्टेंगुलर है ना, मैंने रेक्टेंगल बनाया था कि नहीं एक। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम। कुछ रो में और कुछ कॉलम में हमने अरेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक मैट्रिक्स बन गया। ऐसा भी बन सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन अगर आपको कल होके डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या आप लिख सकते हो ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, दिख तो जाएगा ये आपको ना। हाँ चलिए ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ये जो लिखा जाता है ना, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये रो और बाद में क्या लिखा जाता है? कॉलम। पहले रो को काउंट किया जाता है, फिर उसके बाद में कॉलम को काउंट किया जाता है। रो इंटू कॉलम, बस ऐसा। चलिए आगे बढ़ते फिर से। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर्स है, सबको क्या बोलेंगे? जो जितनी भी एंट्रीज है सबको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्स बोला जाएगा, या इसको मेंबर्स भी बोला जाता है। कहाँ लिखा मैंने एलिमेंट्स? मेंबर्स भी लिख देता हूं मैं, मेंबर्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स बोलो चाहे मेंबर्स बोलो। ईच नंबर्स आर एंट्री इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। डेफिनेशन लिखते चलना आपको। तो आपको क्या करना है? ये तीनों की डेफिनेशन लिखिए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये वाला स्ट्रक्चर नोट करो, सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है ना, एक ही एग्जांपल में मैंने सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो है ना उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूं अरेंजमेंट ऑफ, ये हो गया। तो इसमें मैं ये लिख देता हूं कि इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ये वाले ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। और एक तो ये वाला भी ब्रैकेट होता है, ऐसा भी इस ब्रैकेट से भी डिनोट किया जाता है। और एक करली ब्रैकेट होता है, इससे डिनोट किया जाता है ना। और जो पूरा मैट्रिक्स रहेगा उसको क्या इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। देखिए, और जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसा। आगे बात समझ। अंदर जो रहेगा ना, अगर वेरिएबल के फॉर्म में तो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा,
और जो पूरा मैट्रिक्स है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। और इसके सिंबल है ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये पॉपुलर है क्योंकि ये इजी है लिखने में भी और दिखाने में भी, सारे मामले में इजी है। कर्ली ब्रैकेट तो कई बच्चों को बनाते ही नहीं आता, पता नहीं क्या क्या ऐसा ऐसा कुछ कुछ बना देते हैं। तो ये ज़्यादा इजी है ना। ये इसमें 4-4 लाइन कौन खींचेगा भाई, बार बार खींचना पड़ता है, बार बार वो करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला सिंबल ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आप इससे और इससे भी डिनोट कर सकते हैं। याद रखना, इससे मत कर देना क्योंकि ये अलग चीज़ है। यहाँ पर ये और ये अलग अलग है, देखें ये अलग है, ये डिटर्मिनेंट है। ये फिर अगली नेक्स्ट हायर क्लास में आपको डिटर्मिनेंट भी पढ़ना पड़ेगा, तो उससे मत कर देना इसको डिनोट, बस ठीक है। चलिए ये सब नोट करो आप और आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको बताऊं, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, एमसीक्यू वगैरह में पूछी जाती है, ठीक है ना। ज्यादातर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नाम ही क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ भी चीज रटने वाली नहीं है, इसमें कुछ भी चीज रटने वाली नहीं है। आपको ये देखना है कि भैया जैसा नाम वैसा ही काम रहेगा। मतलब रो मैट्रिक्स से बोला तो जरूर उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। क्या क्या पढ़ना हमें भाई, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं और बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। चलिए तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में रो मैट्रिक्स। मुझे एक बात बताइए कि रो से क्या फीलिंग आ रही है आपको, कि रो होना चाहिए। अरे एक रो होना चाहिए, तो फिर कॉलम कितने होना चाहिए, कितने भी कॉलम रहे क्या फर्क पड़ेगा। और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, बस खत्म काम, केवल एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो चलेगा। एग्जांपल देखना, और मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। देखना एग्जांपल 1, पहला एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 3, 5, 7 और ये कितनी रो है बताना जरा इसकी, ओनली वन रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं तो 3, 1 2 3, रो कितनी है 1। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है, पहले रो को लिखा जाता 1/3, 1/3। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, b इज इक्वल टू 11, कितनी रो है ओनली 1, कॉलम कितने हैं 1। अरे कॉलम कितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रो ओनली 1 हो। मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो जैसा नाम वैसे ही काम, रो ओनली 1 होना चाहिए, बस खत्म काम। अब सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स, नाम ही क्लियर है भैया, कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखते चलना, एग्जांपल लिखते चलना। और मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, बस खत्म काम। एग्जांपल बता दो, मेरे ख्याल से तो आप खुद भी लिख सकते हैं एग्जांपल, जरूर थोड़ी है कि मैं जो बताऊंगा वही लिखोगे आप। 3, 9, 7, 5, कितनी रो है 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं ओनली 1, केवल एक कॉलम होना चाहिए, रो कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। b इज इक्वल टू 9, अरे कितनी रो है 1, कॉलम कितने हैं 1, हमें रो से क्या लेना देना भाई, कॉलम से मतलब है। आपने देखा होगा कि 1/1 का पिछले बार भी एक एग्जांपल लिया था हमने, ये इसमें भी एक ही एलिमेंट था ओनली 11, तो ये रो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। क्या रही भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर नाम ही बड़ा क्लियर है भैया, स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या होता है। स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ और विड्थ क्या हो बराबर हो। और मेरे ख्याल से केवल इतनी बात अगर मैंने बताई है तो आपको बात समझ में आ गई होगी। स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है बराबर। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, क्यों, तो मैट्रिक्स में होता है भैया रो और कॉलम होती है, तो रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू
3 4 2 1 9 -7 2/3 8 और 1.9। कितनी रो है बताओ जरा? 1 2 3 और कॉलम कितने? 1 2 3। जितने रो उतने ही कॉलम, जितनी रो उतने ही कॉलम। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, b = 3 1/1। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, नंबर ऑफ रो उतनी ही है जितने नंबर ऑफ कॉलम। एक एलिमेंट्स वाले तो बहुत सारे एग्जांपल बन रहे हैं। रो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया। सिंगलटन भी होता है, एक सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट्स हो, बस सिंगलटन मैट्रिक्स बन गया। जैसा नाम वैसे ही काम, सिंगलटन मैट्रिक्स यानी कि जिसमें ओनली वन एलिमेंट्स हो। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? और मैट्रिक्स विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने भी हो सकते लेकिन इक्वल होना चाहिए, जितनी रो उतने ही कॉलम। अरे 10 रो है तो 10 ही कॉलम होना चाहिए, 5 रो है तो 5 ही कॉलम होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। चलिए नोट्स बनाते चलिए और एग्जाम्पल भी लिखते चलिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, अरे भाई इक्वल रो और कॉलम हो जाएंगे तो उसको तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, और इनइक्वल हो जाएंगे, है ना? दोनों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो अच्छा, डेफिनेशन तो आ गई है हमारी। क्या बोलेंगे हम? अ मैट्रिक्स विच द नंबर ऑफ रो आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल सा काम है। मैट्रिक्स, मेरे पास में एक एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 3 5 -9 11 2 और 7। कितनी रो है बताना जरा? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। याद रखना 3/2 अगर आपने लिखा तो गलत हो जाएगा। पहले रो को ही लिखना है 1 2, फिर उसके बाद कॉलम को लिखना है 1 2 3। इससे फायदा क्या है? ऑर्डर क्यों लिखा जाता है? अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। 2 3 या 6, तो 6 एलिमेंट्स है कि नहीं इसमें, है ना? तो इसका फायदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नाम ही क्लियर है भाई। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो होना चाहिए। तो फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर की कोई बाउंडेशन नहीं है। सारे एलिमेंट्स जीरो का होना जरूरी है, एक भी एलिमेंट्स नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। बस इतना सा काम है, मतलब जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, बी इज इक्वल टू 0 0 0 0, सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू, अरे कुछ भी ऑर्डर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर, ए बी सी डी। याद रहे कि कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को, कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और नल का मतलब नल बोला जाए या जीरो मैट्रिक्स से बोला जाए, दोनों का मतलब है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात आ रही है यहाँ पर। डायगोनल, डायगोनल। अच्छा, डायगोनल कैसा होता है भाई? क्यों डायगोनल कैसा होता है? इसको बोलते हैं डायगोनल, ये वाला है ना। स्क्वायर है मेरे पास में तो ये क्या है? इसका डायगोनल है, और ये भी तो डायगोनल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होता है? एक जो डायगोनल होता है ना, वो लीडिंग डायगोनल होता है या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ये जो डायगोनल है ना,
वो क्या होता है, लीडिंग डायगोनल होता है, या जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसा वाला नहीं, ये होता है सेकेंडरी डायगोनल, और इसकी कोई बात नहीं की जाती है, इस डायगोनल की कोई बात नहीं की जाती है। बात की जाती है इस डायगोनल की, इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, ऐसे ही मान लो आप। इसको सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब डायगोनल वाली बात आ रही है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैट्रिक्स है मेरे पास में 3 5 4 2 1 7। मैं इसका डायगोनल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, इस कॉर्नर से लेंगे हम, और सारे एलिमेंट्स आना चाहिए हर रो के। अरे ये तो आ ही नहीं रहा, यहां तो पहुंच ही नहीं रहा है। आप बोलोगे कि सर आप तो एक काम करिए कि यहां से यहां पहुंचा दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो डायगोनल है ना, डायगोनल में हर रो के एलिमेंट्स आना चाहिए, और हर रो के एलिमेंट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कॉलम के भी एलिमेंट्स आना चाहिए। इस रो का एलिमेंट्स आ गया, इस रो का एलिमेंट्स आ गया, हाँ इस कॉलम का भी आ गया, इस कॉलम का, लेकिन इस कॉलम का एलिमेंट छूट गया। डायगोनल में क्या होना चाहिए, हमेशा 7 1 2 9 5 4 3। मैं डायगोनल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऊपर ही अटक गया, नीचे तक पहुंच ही नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंचा भाई, ये रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर में डायगोनल नहीं होता है, डायगोनल होता है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर वो जो ज्योमेट्री वाला हमने पढ़ा था उसमें तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल होता था। हाँ उसमें होता था, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो डायगोनल के लिए पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका स्क्वायर होना जरूरी है। देखिए रेक्टेंगल था तो डायगोनल बन ही नहीं रहा, अगर स्क्वायर होता तो बन गया डायगोनल। देखिए अगर ऐसा होता तो बन गया डायगोनल, ये देखिए ना, बन गया कि नहीं। हाँ स्क्वायर में बनेगा, रेक्टेंगल में नहीं बनेगा। तो डेफिनेशन में भी स्टार्टिंग ही यहां से करेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स 0 ईच एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहली कंडीशन क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब यहाँ 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 ये 3x3 है ना, हाँ 3x3 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जो डायगोनल है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये डायगोनल है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो डायगोनल है ना, वहां पर 0 आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक हाथ 0 आ गया तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि क्या बोला डेफिनेशन में, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, बस इतनी सी बात है। डायगोनल में एक हाथ 2 0 आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ, देखना फिर से हो रहेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स 0 each except those on the leading or principal diagonal is called diagonal matrix। बस ये एक एग्जांपल यहां पर लिख लीजिए, सिंपल काम है। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिट बड़ा काम का, बहुत काम का, नाम से क्लियर है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। याद रखना, कायमी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, यूनिट की बात की है ना भाई, 1 1 1 होना चाहिए।
क्या होना चाहिए 1 1, और बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाना चाहिए बस। 3/3 है, कितना है 3/3, और पढ़ क्या रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ABCD से डिनोट करके I से डिनोट किया जाता है। और मुझे एक बात बताओ कि 3/3 है नहीं, तो इसको I3 बोला जाता है। देखना फिर से और एक बार, मेरे पास में और एक डायगोनल है 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स 1 होना कंपलसरी है, 0 भी नहीं हो सकता कोई भी एलिमेंट्स। डायगोनल के जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल बोला जाए, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाए, या केवल डायगोनल बोला जाए, तो आपको इसी को मानना है बस, इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 1 1 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए सारे 0 होना चाहिए बस। ऑर्डर क्या है इसका 2/2, तो इसको I2 से डिनोट करेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, तो 2/2 I1 केवल 1 लिख दो बस। डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही नहीं इसमें, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स है 1/1, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लिख दिया हमने। आई बात समझ में, पढ़ लेते एक बार डेफिनेशन। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल्स इज यूनिटी, यानी कि 1 इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय I। In other word, it is a square matrix in which each elements of its leading diagonals is equal to 1 and all other remaining elements of the matrix are 0। ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, बाद वाली है ना। तो आप तो क्या करो, ये यहाँ से और ये यहाँ से, इसको तो हटा ही दो आप, ठीक है ना, इसको हटा दो बस यहाँ से। और स्क्वायर मैट्रिक्स in which each elements of its leading diagonal is equal to 1 and all other remaining elements of the matrix are 0। आई बात समझ में, बस इतनी सी बात है क्या, सिंपल काम है ना। तो ये अपनी डेफिनेशन से यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब बहुत ही मज़ेदार काम। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता आपने समझ लिया, नोट भी कर लिया, नोट्स बनते जा रही ना, नोट्स बनाते ही जाना, ये कंपलसरी है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ाई का सिस्टम है ही नहीं। आई ना बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया सर हमने तो, अरे वो स्क्रीनशॉट कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ रहेगा, वो भूल जाओ। मेरे को नहीं लग रहा कि स्क्रीनशॉट ले लोगे फिर उसको बाद में नोट करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे। अरे भैया आप स्टूडेंट है तो आपका पेन चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए, नोट्स बनना चाहिए, और सुंदर नोट्स बनना चाहिए। जैसे नोट्स बनेंगे वैसे ही आप फाइनल कॉपी में लिख के आएंगे, वो बार बार देखेंगे ना नोट्स, तो आपको याद आएगा कि हाँ इतनी जब सुंदर मैंने नोट्स बनाए थे तो उतनी सुंदरता से और सफाई से बिल्कुल मैं फाइनल एग्जाम की भी कॉपी लिखूंगा। ऐसा होना चाहिए, और होता है ऐसा। और आप बोलोगे कि सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, पेन चलाना ही नहीं चाह रहे, समझ में सब आ रहा लेकिन सब गायब भी होते जाएगा, ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। आप पिक्चर देख के आ जाओ, 3 घंटे की मूवी देख के आ जाओ, है ना, 3 घंटे की मूवी देख के आ गए। मैं अगर आपसे बोलूँ कि 2 घंटे की स्टोरी लिख के बताओ, या 2 घंटे तक मेरे को उसकी स्टोरी बताओ, नहीं बता पाओगे ना, बस 5-10 मिनट में तो पूरी स्टोरी बता दोगे आप। तो फिर बाकी का गया कहाँ भैया, 99% 98% बोल सकते हैं अपन, 98% स्टोरी गई कहाँ, सब हवा में, क्योंकि मूवी देख के आए ना, है ना। और उसी को आप अगर प्रॉपर अगर नोट्स के साथ में और ये सारी चीज़ें नोट करते, उसके डायलॉग नोट करते हुए चलते, तो मेरे ख्याल से 3 घंटे की मूवी को आप कम से कम 1.5 घंटा तो आप एक्सप्लेन कर पाते, ठीक है ना। तो नोट्स से बहुत ज़्यादा फायदा है। चलिए ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। अच्छा ट्रांसपोज मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोज हो रहा भैया, तो बता ही देता हूं मैं क्या हो रहा ट्रांसपोज। तो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 3 5 2 -1 4 7 8 3 -2,
स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है, इसलिए हटा भी देता हूँ इसको, है ना, स्क्वायर का के लिए बना है। हाँ, इसका आर्डर कितना है 2/3, आर्डर कितना है 2/3। ट्रांसपोज यानी कि जो ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है ये है ना, तो ए के ऊपर टी लगा दिया जाता है, या ए के ऊपर डेज भी लगा दिया जाता है, इसके सिंबल है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दो 3 5 2, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह। हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसपोज? हुआ ना। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 और 1 2, इसका उल्टा ऑर्डर बन जाएगा इसका। तो कितना सिंपल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह, अगर थर्ड रो होती तो थर्ड कॉलम की जगह, फोर्थ रो होती तो फोर्थ कॉलम की जगह। मतलब रो और कॉलम को क्या कर रहे हैं हम यहां पर, इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, ठीक है। स्मॉल टी से भी डिनोट कर सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल टी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। इसकी रो और कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, बस सिंपल सा काम। इफ A is matrix then its transpose is denoted by A T या A क्या, A कैपिटल T और A डैश, इससे भी डिनोट किया जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल लिखो जरा, एग्जाम्पल, बस बिल्कुल सिंपल। जितने धैर्यता के साथ, बिल्कुल शांति के साथ और प्रॉपर आप करते जाएंगे उतना चैप्टर इजी होते जाएगा। आप देखना, एक चैप्टर पढ़ के देखना, मैं पढ़ा रहा हूं, एक चैप्टर पढ़ के देखना एग्जाम्पल के थ्रू मेरे से, ठीक है ना। आप पूरा जीरो लेवल से करते जा रहे हैं, आप वीडियो देखते जा रहे हैं, उसके नोट्स बनाते जा रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अरे हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपसे न बने, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है ना। और होगा तो फिर कमेंट्स करना, है ना, कमेंट्स करना सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, हो ही गया ऐसा तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा मैं और वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इक्वेलिटी, अरे नाम से क्लियर है भैया, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मतलब अरे इक्वल वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही। और इक्वल कैसा होता भाई, अकेला तो खुद के इक्वल होगा नहीं, दो चीजें रहेगी उसी की तो इक्वल की बात की जाएगी। अब यहाँ पर दो चीजें क्या रहेगी, तो मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स रहेंगे, एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कैसे रहेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में। एक मैट्रिक्स है मेरे पास में 3.5 है ना, और 8 7 2 -5.5 और 11, एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है 7/2 8 7 2 और -11/2 और 11, दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है। ऐसे दो मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स से इक्वल कब हो गए, पहली कंडीशन इसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम, 1 2 2/3, और इसका ऑर्डर 1 2 2/3 है ना, कॉलम 3 है ना इसलिए 2/3, 2 रो सेकंड का। तो इसके पहली कंडीशन क्या है, इसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताए, 3.5 और 7/2 की वैल्यू क्या इक्वल होती है क्या, हाँ है इक्वल। ये और ये तो इक्वल दिख ही रहा हमें, ये और ये इक्वल दिख रहा, ये और ये भी इक्वल है ही है। इसकी वैल्यू इतनी तो होती है, अरे ये दोनों इक्वल ही तो है। 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये हो गया 11 हाँ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए,
आई बात समझ में? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, टू मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल इफ बोथ दी मैट्राइसेस हैव द सेम आर्डर। आर्डर भैया सेम होना चाहिए, दोनों के आर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ दी मैट्राइसेस आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू, मेरे पास एक मैट्रिक्स है x A 7 y 3 b, एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 5 4 7 9 3 11। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली। भैया मेरे कंडीशन है, ये तभी इक्वल हो गए। पहली बात तो इसका आर्डर क्या है? 2/3 और इसका भी आर्डर क्या है? 2/3। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड कंडीशन देखते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक से के इक्वल 5 होना चाहिए भैया, यहां पर और यहां ये करस्पॉन्डिंग है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ये इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4। 7 इज इक्वल टू तो 7 है ही, y की वैल्यू 9 होना चाहिए और 3 इक्वल टू तो 3 है ही, b की वैल्यू 11 होना चाहिए, b की वैल्यू 11 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी है, तभी इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस एक भी एलिमेंट्स ने अगर गड़बड़ कर दी ना, मैंने यहां पर लिख दिया 8, अब इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल है नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम। अब एडिशन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है? तो नाम से क्लियर है, दो मैट्राइसेस रहेंगे, उसको ऐड करना है, ठीक है ना। अब ऐड करने में क्या कंडीशन रहेगी? टू मैट्राइसेस कैन बी एडेड टुगेदर इफ दे आर दी सेम आर्डर। सबसे पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि टू मैट्राइसेस रहेगा, उनको अगर हमें ऐड करना है तो उनके आर्डर सेम होना चाहिए। जैसे सपोज करें, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 2 3 5 4 -1 2, एक मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है और वो है 1 3 -2 5 4 और 1, ऐसे दो मैट्रिक्स है। मुझे एक बात बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है? 1 2, मतलब 2 रो और 1 2 3 3 कॉलम। इसका 1 2 2 रो और 1 2 3 कॉलम, ऐसा है। अब दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऐड कर देते हम। मैं इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं, है ना, इस मैट्रिक्स को लिख दिया और ये ऑर्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पर अभी, और दूसरे मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है? ये वाला, ये वाले मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। दोनों मैट्रिक्स को ऐसा हम इधर लिख देंगे। चलो लिख दिया भाई, इसकी हमें ऑर्डर की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? एडिशन करना है, मतलब बीच में प्लस लगा दिया। कितना सिंपल काम है। इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का एडिशन करना है, मतलब ऐसा हमने सिंपल लिख दिया। अब पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब, मुझे एक बात बताइए कि ये वाला एलिमेंट्स क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है ना, और इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स कौन है? ये। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है एक्चुअल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है तो 3 + 3। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है? ये है, तो 5 + -2 और 4 + 5 और -1 + 4। भाई इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, और 2 + 1, ये तो कोई भी छोटा बच्चा कर लेगा ना,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड होते हैं। अगर इसका आर्डर अलग रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर और एक रो है और इसमें तो है ही नहीं, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, तो फिर कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 और 3 9 3 और 3, ये हो जाएगा इसका एडिशन a प्लस बी इक्वल टू, कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल सा काम है। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 5 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस तो ये 9 और ये 3 और ये भी कितना हो जाएगा 3, ऐसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। क्लियर। इसकी खासियत क्या होती है, जो आंसर है ना एडिशन करने के बाद में जो आंसर आएगा ना उसका आर्डर वही रहेगा जो प्रीवियस मैट्रिसेस का आर्डर है। जैसे इसका और इसका जो आर्डर है ना वही आर्डर इसका रहेगा। अब आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि सर इसका और इसका आर्डर अलग अलग रहेगा तो इसका आर्डर क्या होगा, दोनों का आर्डर ऑलरेडी एक जैसा रहेगा तभी ऐड होगा। तो दोनों के आर्डर एक जैसे है तो ये ऐड हो गया और इसका आर्डर भी क्या रहेगा 2/3, जितना प्रीवियस मैट्रिक्स का आर्डर है उतना ही आर्डर रहेगा। नोट करते हुए चलना आप, हैं। मैं फिर से स्लाइड ले आता हूँ, अब आप नोट कर लेना, इसको रोक के, वीडियो को रोक के आगे बढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो जैसा हमने ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं। मतलब the same rule and method to use for the subtraction of matrices is used for the addition of matrices। कहने का मतलब जो काम हमने एडिशन में किया वही काम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। वहां पर ऐड कर रहे थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इनके आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। दो या दो से ज्यादा भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, सेम एग्जाम्पल मैं अब 2/2 का ले रहा हूँ एक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है मेरे पास में A = 3 2 5 7 और दूसरा मैट्रिक्स है B = 3 5 -2 1। ऐसे दो मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, A मैट्रिक्स में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। तो A - B, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका आर्डर और इसका आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आर्डर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जितनी रो इसमें है उतनी रो इसमें होना चाहिए, जितने कॉलम इसमें है उतने ही कॉलम इसमें भी होना चाहिए। तो लिख देता हूं मैं 3 2 5 7 और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर देते हम, और 3 5 -2 और 1। क्या करें, 3 में से 3 को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, 3 - 3, 2 - 5, 2 - 5, 5 -2 और 7 - 1। ये बात समझ में आ रही है क्या, 7 - 1। 5 में से माइनस करेंगे -2 को, ऐसा ये यहाँ पर। अब देखिए 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3, माइनस प्लस हो जाएगा और 5 + 2 7 और ये क्या हो जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर A - B। अब आप यहां पर देखेंगे कि A में से B को माइनस किया। अगर आपसे बोला जाए कि B - A करो तो फिर कैसा करेंगे, पहले B को लिखेंगे यहां पर ना। B की वैल्यू कितनी है, 3 5 -2 और 1 और माइनस A की वैल्यू 3 2 5 और 7, ऐसा हो जाएगा B - A। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो 3 - 3, 5 - 2, 5 - 2 और -2 - 5 और 1 - 7। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 और -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 और 1 में से तो ये -6 हो जाएगा। आया समझ में। तो यहां पर A - B किया हमने और यहां पर B - A किया। क्या दोनों के आंसर इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। कहने मतलब A - B इज नॉट इक्वल टू B - A। ये क्या हो गए, इक्वल नहीं हो गए। आई क्या बात समझ में, ये इक्वल नहीं हो गए। जबकि प्लस वाले केस में
प्लस वाले केस में क्या होगा, आपने a को b से प्लस किया या b से भी a को प्लस करेंगे तो आंसर सेम आएगा ना। कहने का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये ऐसा हो जाएगा, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अरे इसमें इसको ऐड करो चाहे इसमें इसको ऐड करो, एडिशन में, अरे ऐसा समझिए आप, 2 में 3 को ऐड करो तो 5 होता है और 3 में भी 2 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 5 होता है। दोनों के आंसर तो सेम ही है ना। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये क्या होता है, ऐसा होता है एडिशन में। ये बात तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन 2 माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये दोनों तो आंसर अलग अलग है। तो 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। तो जो जनरल रूल है ना, वही के वही रूल यहां पर फॉलो होते हैं। याद रहे कि मैथ्स में जब भी ऐसा रूल फॉलो हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको रूल मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब आपस में बदल देना, तो वही का वही आंसर आएगा अगर इसको चेंज भी कर दिया जाए। अगर मेरे पास में 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, अगर मैं पहले बी और सी को ऐड करता हूं और जो भी रिजल्टेंट रहेगा, जो भी आंसर रहेगा, उसमें ए को ऐड कर देता हूं, या तो फिर पहले ए और बी को ऐड कर देता हूं और जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसको सी से ऐड कर देता हूं, तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो प्लस के लिए ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है। तो मैथ्स में इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव रूल भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी बोला जाता है। जब 3 मैट्रिक्स या 3 एलिमेंट्स अगर ऐसे रहे, अब जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, और भी कहीं अगर किसी भी चैप्टर में अगर ऐसा होता है कि a प्लस बी प्लस सी है ना, और a प्लस बी और प्लस सी, अगर ये इक्वल हो जाता तो इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है और मेरे ख्याल से मालूम भी होगा। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये दोनों रूल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, और यहाँ पर एक रिमेंबर के लिए कुछ चीज़ दी हुई है। और यहाँ पर क्या बोला है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कहने का मतलब 2 मैट्रिक्स को ऐड किया जाए या एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जो रिजल्टेंट यानी कि जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर उतना ही रहेगा जितना प्रीवियस मैट्रिसेस का था। वो एडिशन में भी होता है ऐसा और सब्ट्रैक्शन में भी होता है। इफ ए बी एंड सी आर दी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देखिए अगर 2 मैट्रिक्स, ये पॉइंट नोट करना है भैया, है ना, पॉइंटों को नोट करना है। तब क्या होता है, अगर ऐसा रहेगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा हो तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ। बस अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, ऐसा है, क्या बोला आपको, कोई ये मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला कि ये एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे ही समझ लो ना आप। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है और आपसे बोला जाए कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, ये 2 को उधर ले जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक, सेम
वही काम होगा यहाँ पर। कैसा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करना है आपको। कुल मिला के यहाँ पर a मैट्रिक्स गिवन रहेगा और b मैट्रिक्स गिवन रहेगा, तो a को आप उधर शिफ्ट कर सकते कि नहीं? तो b माइनस ए हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा ना। बस इसका b में से a को माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल काम है ये ऐसे ही है, जैसा जो ये काम करते थे ना वही का वही काम यहाँ पर करना है। तो ये 3 रूल लिख लीजिए आप। इफ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b माइनस ए हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया और ये थर्ड रूल हो गया। ये सेकेंड पॉइंट में ये वाले 3 पॉइंट को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए मतलब नोट्स बनाते हुए चलो भाई, कैसे बनाओगे नोट्स? पहले डेफिनेशन लिख दी, इसका मैंने एग्जांपल लिया था उसको लिखना है, फिर उसके बाद में रिमेंबर और इसको हाईलाइट करना है। पहला पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है और वहाँ पर ये बातें लिख देना है। आप ये नहीं भी लिखोगे तो ये तो हमने समझने के लिए किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है भाई? आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए ना, एडिटिव बोला ना। अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में मैं अगर किसी मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से और एक बार। मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है x इक्वल टू क्या है, 3 2 5 4, एक मैट्रिक्स है। मैं x में कौन से मैट्रिक्स को ऐड कर दूं? तो जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दूं। याद रखना, नल मैट्रिक्स को वो से भी डिनोट किया जाता है। नल मैट्रिक्स जो होता है जीरो मैट्रिक्स, उसको x से डिनोट किया, वो से डिनोट किया जाता है। तो x की वैल्यू क्या है? 3 2 5 4। मैं इसमें किसको ऐड करूं, इस मैट्रिक्स में किसको ऐड करूं कि रिजल्ट मतलब इसका जो आंसर आएगा वो जैसा का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैं नल मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं, बड़ा सिंपल सा काम है। तो क्या हो जाएगा? 3 + 0 2 + 0 5 + 0 4 + 0। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 और ये हो जाएगा इसका आंसर। मुझे एक बात बताइए कि इसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। तो ये जो नल मैट्रिक्स रहेगा ना, जीरो मैट्रिक्स, इसको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। देखिए, इफ एनी नंबर इज एडेड टू 0 और 0 is added to any number, the number remain the same, hence 0 is said to be additive identity number, है ना। तो यहां पर क्या बोला कि नंबर से कंपेयर किया, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि भाई एक मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो उसके में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये जो नल मैट्रिक्स है यानी कि जीरो मैट्रिक्स है इसको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखना है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या? उसका उल्टा। अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है, उसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि उसका आंसर 0 आ जाए। 5 में किसको ऐड किया जाए कि इसका आंसर 0 आ जाए, इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आपको मालूम है कि हम -5 को ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? -5 को ऐड करेंगे। तो जो -5 है ना, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स हो। तो यहाँ पर मैट्रिसेस के फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ये इज इक्वल टू कितना है? मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 3 2 1 5, है ना। और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, मान लिया जाए कि b इज इक्वल टू मेरे पास में है -3 -2, चलिए यहाँ पर -5 कर देता हूँ, -1 और 5, ऐसे दो मैट्रिक्स है। अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा?
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 2, 1, -5 और b प्लस -3, -2, -1 और 5। अगर आप देखेंगे कि दोनों को ऐड किया जाए तो 3 - 3 कितना हो गया 0, 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा 0। मतलब यहां पर क्या आ रहा, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, -5 + 5 0। रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आएगा। बस यही तो चाहते थे हम। तो ए और बी दो मैट्रिक्स का अगर सम नल मैट्रिक्स आता है तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। ए का एडिटिव इनवर्स बी और बी का एडिटिव इनवर्स ए। तो इसको कैसे पहचान सकते हैं हम, देखिए ना ए और बी है हमारे पास, दो मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पर 3 है तो यहाँ -3, यहाँ 2 है तो -2, यहाँ 1 है तो यहाँ पर -1, यहाँ -5 है तो यहाँ पर +5। अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो हमेशा आपके पास में नल मैट्रिक्स आएगा। बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस नोट करते हुए चलना। सॉल्विंग मैट्रिसेस मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लिया जाए कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जस्ट जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही काम करना। ये है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b - a, ऐसा हो जाएगा। बस b में से a को माइनस करेंगे, अरे a और b की वैल्यू गिवन रहेगी, मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन रहेगी, तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, या तो इक्वेशन ही बना रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स है 3, 1, 2, 5 प्लस x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1, 2, 7, 8, ऐसे। तो आपको बोला जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स से उठ के उधर चला जाएगा, अरे ये मैट्रिक्स से उधर चला जाएगा। आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी डेटा राइट हैंड साइड जाता है तो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, 2, 7, 8 माइनस 3, 1, 2, 5, तो क्या हो जाएगा 1 - 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 - 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 - 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसा वो माइनस में किया ना वही काम करना हमें, 7 - 2 और 8 - 5, तो कितना हो जाएगा -2, 1, 5 और 3। तो x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ चुकी है, यही इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसी इक्वेशन दी रहेगी, आपको x की वैल्यू फाइंड करो, बस इतना सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसको नोट भी कर लेना। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, और ये नोट करना है, और एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलना है ना, इसको हटा दो क्योंकि ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले लेना। तो हमारा यहाँ पर बेसिक कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, अगली क्लास को देखने से पहले इसका एक शॉर्ट में रिवीजन, आपने नोट्स बना लिए, उस नोट्स से रिवीजन करिए आप, ठीक है ना, पूरा रिवीजन करिए एक बार, सारी चीज़ें क्या होता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो जितनी भी बातें हैं उसको एक बार पूरा रिवाइज करिए, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जितनी बातें पढ़ी ना वो मैट्रिक्स की जान है, मतलब यानी कुल मिला के उसी के बेस पर पूरा चैप्टर बनना है। आगे थोड़े थोड़े से रूल आते जाएंगे, है ना, थोड़े थोड़े रूल आते जाएंगे और हम अगली एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे पहले एमसीक्यू, और एमसीक्यू बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे।
एमसीक्यू बहुत जरूरी है। एमसीक्यू से क्या होगा कि जितनी भी बातें पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक रिवीजन हो जाएगा हमारा, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर के साथ में। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।